हाय हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 2 का सेक्शन बी। ठीक है, जैक के तरफ से जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है फिजिक्स क्लास 11th का, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब सेट 2 का सेक्शन बी है, सब्जेक्ट फिजिक्स है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होता है। टोटल 7 क्वेश्चन है सेक्शन बी में, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, 5 क्वेश्चन बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स का प्लैनेटरी मोशन का क्या क्या लॉज है। ठीक है, अब ये लॉज ग्रेविटेशन जो चैप्टर है वो वहाँ से ये क्वेश्चन है। केपलर्स का 3 लॉ है, प्लैनेटरी मोशन का 3 लॉ है। एक फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट, या ऑर्बिट का लॉ क्या है, द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ द सन एट वन ऑफ द टू फोसी। इसका कहने का मतलब ये है कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। जैसे लोगों को मिसकंसेप्शन ये होता है कि बीच में सन है और इस तरह से सर्कुलर ये में पाथ में और प्लैनेट ऐसे करके मूव करता है, लेकिन नहीं, ये जो ऑर्बिट है ना वो इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल इस तरह से है। अब ये शेप को क्या बोलते हैं, इलिप्स शेप बोलते हैं, इसलिए ये इस ऑर्बिट को इलिप्टिकल ऑर्बिट बोला गया है। सो ये प्लैनेट किस तरह से मूव करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरह से मूव करते हैं। और इलिप्स में 2 फोकस रहता है, एक यहाँ एक यहाँ, जिसको हम लोग फोसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सन होगा वो 2 फोकस में से एक फोकस में होगा। तो ये सन यहाँ पर है और इसके बाद इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट मूव करते हैं। यही बोल रहा है कि द प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ द सन एट वन ऑफ द टू फोसी। बहुत को इसे फोकाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट नहीं घूमता है, बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। सेकेंड लॉ क्या है, केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज, एरिया का है सेकेंड लॉ। द लाइन जॉइनिंग अ प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब देखो ये क्या है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ पर सन है। अब यहाँ पे जो प्लैनेट मूव कर रहा है, तो ये इसका मूवमेंट का जो प्रोसेस है, अगर सन यहाँ पर आया फिर यहाँ पर आया, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या इसका एरिया होगा, ये वाला क्या होगा, एरिया होगा। अब फिर उसके बाद सन यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये एरिया होगा। अब ये जो एरिया होगा ना वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या है कि जब प्लैनेट सन से नज़दीक में होते हैं, जब यहाँ पर प्लैनेट रहेगा तो सन से तो नज़दीक में है, तो वो उसका वेलोसिटी ना फास्टर हो जाता है, वो ज़्यादा स्पीड के साथ घूमते हैं, जिसके वजह से ये एरिया वो हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया ही कवर करते हैं। ये एरिया और ये एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो यही था सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या है, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड। द square law of time period of a planet is directly proportional to the cube of the semi major axis। मतलब क्या हो रहा है, आर मतलब सेमी मेजर एक्सिस दैट मीन्स की मीन पाथ आप कह सकते हो कि मीन पाथ होगा, वो क्यूब द ऑफ मीन पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिफाइन स्ट्रेस। स्ट्रेस डिफाइन करने बोल रहा है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से ये क्वेश्चन है। सो इसका आंसर होगा, इट इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, कोई यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो उसके फॉर्मेशन को उसका जो शेप है उसको चेंज कर दे। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये कोई बॉडी है, इसमें क्या लगा रहे हैं, स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये इतना बढ़ गया। तो ये जो फोर्स है, इसमें जितना भी फोर्स लगा डिवाइडेड बाय उसका एरिया क्या कहलाएगा, स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, यही डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब कि जो उसके फॉर्म को, उसके शेप को चेंज कर रहा हो। सो स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन
strain is the amount of deformation experienced by the body divided by the initial dimension of the body. मतलब जब भी आप डिफॉर्मेशन फोर्स लगाए तो बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा, शेप चेंज होगा. जैसे आप इसमें स्ट्रेचिंग फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हो गया, इतना बढ़ गया, तो इसके लेंथ में चेंज आया. तो ये जो लेंथ में चेंज आया डेल्टा एल बोल सकते हैं. ओरिजिनल लेंथ क्या था, एल था. तो स्ट्रेन वही है, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. तो इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा स्ट्रेन. ओके, सो क्वेश्चन नंबर सी है, 9 का सी है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? सो प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, property of a materials due to which it regain their original shape after removing the force. कोई बॉडी पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे रबर कंसिडर करो, स्प्रिंग कंसिडर करो, ठीक है, स्प्रिंग कंसिडर करो. जब इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा बन जाता है. फोर्स हटाने के बाद वापस से अपना पोजीशन रीगेन कर लेता है. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी. लेकिन अगर कोई ऐसा बॉडी, जैसे क्ले एग्जांपल, जो मिट्टी का क्ले होता है, आप उस पर फोर्स लगा दिए तो वापस से अपना पोजीशन रीगेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. तो ऐसे प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं. जैसे आटा गूंधा हुआ है, ठीक है, तो आटा गूंधा हुआ जब आप उसको ऐसे करके रोटी बनाते हो, ठीक है, रोलर से रोटी बनाते हो, गोल हो जाता है. तो जब फोर्स हटा देते हो, ठीक है, अपना बेलन हटा देते हो, क्या वापस से वो गोल बन जाता है, रोटी का शेप चेंज हो जाता है? नहीं, वो डिफॉर्म हुआ, मतलब डिफॉर्मेशन परमानेंट हो गया. तो इस ऐसे प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं. सो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच इट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग द फोर्स इज नॉन एज इलास्टिसिटी. एंड प्लास्टिसिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू विच द बॉडी कांट रिगेन देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर removing the force is known as plasticity. So इलास्टिसिटी का बेस्ट एग्जांपल रबर ले सकते हो, स्प्रिंग ले सकते हो, ठीक है, और प्लास्टिसिटी का क्ले ले सकते हो. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. What is Stokes law? Derive Stokes law by dimensional analysis method. Stokes law कहते हैं किसको? Stokes law states that the force retard a sphere moving through a viscous fluid is directly proportional to the velocity and the radius of the sphere and the viscosity of the fluid. ठीक है, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या होता है. जैसे मान लो कि आप कोई कंटेनर है, उस पर क्या रखा हुआ है, फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है, ये फ्लूइड रखा हुआ है. अब इसमें कोई बॉल रखा गया, तो ये क्या नीचे जाएगा, यहाँ तक जाएगा एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा. लेकिन यहाँ के बाद इसमें जो भी वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, सो एक्सेलरेशन 0 होगा. तो इस पर जब फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है. तो ये जो फोर्स लग रहा है वो देखा गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, मतलब रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर ये है, और विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो यही फोर्स के बारे में जो बताता है वो स्टोक्स लॉ है. ओके, अब नेक्स्ट है डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ बाय डायमेंशनल एनालिसिस मेथड. ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से हम लोगों को स्टोक्स लॉ प्रूव करना है. तो हम लोग क्या जानते हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर वी एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, तो इसका कोई भी होगा, आर वी, और ए ले लिए, इसका पावर बी ले लिए एंड सी ले लिए, क्योंकि प्रूव करना है ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होगा. अब जब हम लोग क्या करेंगे, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है, आर ए, वी का बी और ईटा का सी. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन होता है. आप लोग को इस तरह से निकालना, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का m और एक्सेलरेशन का lt माइनस 2. सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2. ओके, और k को अभी हम लोग रहने देते हैं, k क्योंकि कांस्टेंट है. r का लिखते हैं, r दैट मीन्स डिस्टेंस, सो l a हो गया, v का lt माइनस
एल टी माइनस वन, और इसका हो जाएगा बी, और ईटा का होता है एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन, इसका ले लिए सी। जब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, ये डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों तरफ तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे एम का एम से, एल का एल से और टी का टी से। सो अलग अलग करके लिखते हैं, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। एम का क्या हो जा रहा है, सी, एल का क्या हो जा रहा है, यहाँ से ए, यहाँ से माइनस बी और यहाँ से माइनस सी, ठीक है। ए और फिर यहाँ नहीं, टी में माइनस वन है, एल में बी है, सो एल प्लस बी, और उसके बाद टी का क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो इससे हम लोगों को मिल गया कि सी का क्या है, यहाँ पर सी का पावर 1 है, सो सी इज इक्वल टू 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 है। नेक्स्ट क्या हो गया, बी माइनस सी इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग सी का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं -b, और यहाँ -1 इज इक्वल टू -2, सो -b इज इक्वल टू -2 प्लस 1, -b इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। सी भी मिल गया, बी भी मिल गया। अब ए निकालना है, ए बी का वैल्यू 1 है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस सी का वैल्यू भी 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 आ गया, बी इज इक्वल टू 1 आ गया, सी इज इक्वल टू 1 आ गया। तीनों हम लोगों को मिल गया, एल का पावर ए। अब एल का मिल गया तो अब हम लोग कैसे करेंगे कि ए एफ इज इक्वल टू के R1 V टू द पावर B है, सो और ईटा टू द पावर C है, सो 1। प्रूफ हो गया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा। और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ये जो कांस्टेंट है ना, उसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि उसका वैल्यू क्या है, 6 पाई है। सो F इज इक्वल टू 6 पाई R V ईटा। ये हम लोगों का हो जाएगा डायमेंशनल मेथड से स्टोक्स लॉ का डेरिवेशन। सो ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए हम लोगों को ये करना है, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशंस निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। जैसे यहाँ पे क्या है, एक बॉब है, इसको वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है, उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2π√L/G। इसी को हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब आप देखो कि ये स्ट्रेच्ड है, एक बॉब है, सिंपल पेंडुलम का ये सेटअप है, ठीक है। ये स्ट्रेच्ड है, मतलब टंगा हुआ है। अब इसमें जब हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, तो ये हम लोग इधर फोर्स लगाए, ऐसे करके किए, और फिर उसको छोड़े, तो इसका मूवमेंट इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा, वो कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा, कैसा फोर्स लग रहा है, टॉर्क जैसा, टॉर्क का फोर्स लग रहा है, क्योंकि बॉडी रोटेट हो रहा है, ठीक है, रोटेट हो रहा है। टॉर्क मतलब क्या होता है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि जब यहाँ पर था तो इसका नीचे में क्या लग रहा था, फोर्स mg लग रहा था। कंपोनेंट निकालेंगे, mg cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू RF sin थीटा। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, R क्रॉस F, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F। R मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन, फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स। सो जब ये क्रॉस प्रोडक्ट खुलेगा तो RF साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा देखो 90 डिग्री है, सो साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो टॉर्क इज इक्वल टू RF। R यहाँ पर क्या है, लेंथ ऑफ द बॉब है, L है, इसलिए R के जगह में L ले लिए, M के जगह में क्या ले लिए, mg
साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे साइन थीटा को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली साइन थीटा को थीटा ले सकते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल टू एम जी एल थीटा, एम जी एल थीटा। हाँ, यहाँ पे निगेटिव इसलिए लिए है ना क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जिधर टॉर्क लग रहा है उसके अपोजिट साइड डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। जब हम लोग फोर्स इधर लगाते हैं तो छोड़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, उधर लग रहा है, लेकिन टॉर्क अपोजिट साइड लग रहा है, इसलिए क्या हो जा रहा है यहाँ पे माइनस लग रहा है। टॉर्क को हम लोग आई अल्फा लिख सकते हैं। सो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल थीटा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी एल बाई आई थीटा। इसको जब स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग कंपेयर करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाता है, एम जी एल बाई आई, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम जी एल बाई आई, ठीक है। ये हो गया। अब आई यहाँ पर क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर। यहाँ पर आर को हम लोग क्या ले रहे हैं, लेंथ ऑफ द बॉब एल ले रहे हैं। सो आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, आई इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एम एल स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π/t, ठीक है। 2π/t लिए और उसी से असेंबल करके t निकाल लिए, तो 2π अंडर रूट आई बाई एम जी एल। कट किए जो भी टर्म्स कट रहे हैं तो t इज इक्वल टू 2πl/g। यही तो हम लोगों को क्या करना था, निकालना था। तो ये फॉर्मूला हम लोगों का होता है प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वाई सी पी ग्रेटर देन सी वी, प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R फॉर एन आइडियल गैस सिचुएशन। अब यहाँ पे Cp ग्रेट Cv से बड़ा क्यों होता है, ये हम लोगों को देखना है। तो Cp दैट मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यस, सी कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो हम लोग जब कंटेनर है उसको रिजिड कर देंगे, कोई कितना भी हीट सप्लाई कर दे, कितना भी वर्क डन कर दे, इसका वॉल्यूम क्या होगा, बड़ा नहीं होगा। तो जब इस पर हीट सप्लाई किया जाता है, DQ दिया जाता है, तो इसका टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंटेनर है जिस पर उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड नहीं है, वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या दिया जाता है, पिस्टन दिया जाता है। जब इसमें हीट सप्लाई किया जाता है DQ, इसका भी टेम्परेचर T1 से लेकर के T2 जाता है, ठीक है। और जब यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है वो गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है, पिस्टन इधर मूव कर जाता है, ठीक है। मतलब इसमें कोई वर्क डन भी होता है। तो इस केस में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो भी हीट सप्लाई हो रहा है वो बस टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स के या फिर यहाँ पे जो भी सिस्टम है सर, वो उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ वर्क डन भी कर रहा है। सो यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे जो एनर्जी है, हीट कैपेसिटी, वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। अब हम लोग इसके डेफिनेशंस में जाते हैं। Cp इज ग्रेटर देन Cv at Cp is greater than Cv because in the process of Cp system energy must be supplied to raise the temperature of the gas and for the gas to do work। मतलब टेम्परेचर का, गैस का टेम्परेचर भी बढ़ा रहा और वर्क में करने में भी इसका एनर्जी लग रहा है। सो Cp इज ग्रेटर देन Cv। अब ये प्रूव करना है Cp माइनस Cv, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसमें हम लोग देखेंगे क्या है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। हम लोग क्या जानते हैं, dq इज इक्वल टू म्यू Cp dt। अब म्यू क्या है, नंबर्स ऑफ मोल है, और du इज इक्वल टू म्यू Cv dt। ये दो फॉर्मूला हम लोगों को पता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। dq इज इक्वल टू dw प्लस dU। dq इज इक्वल टू म्यू Cp dt लिख लिए, dw का फॉर्मूला यहाँ से म्यू आर पी dv, ठीक है। PdV ये लिखे, PdV का फिर म्यू आर dt लिखेंगे, du इज इक्वल टू म्यू Cv dt। क्या किए हैं, म्यू आर dt म्यू Cv dt, म्यू और dt को कॉमन निकाले, R प्लस Cv यहाँ हो गया, ठीक है, R प्लस Cv इधर हो गया, म्यू dt कैंसिल हो गया, Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv। सो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का प्रूफ आइडियल गैस के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डिस्कस इट्स यूज इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या है, इट स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट
एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स यही बोलता है कि एनर्जी को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, सिंपली ये ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब आइसोथर्मल में इसका यूज लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। तो आइसोथर्मल मतलब क्या हो रहा है, टाइम जीरो हो जा रहा है, ठीक है, टेम्परेचर सॉरी डेल्टा टी इज इक्वल टू टेम्परेचर जीरो हो जा रहा है। जब टेम्परेचर जीरो होगा ना तो उसका इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, जिसके वजह से इंटरनल एनर्जी जीरो, जो भी हीट सप्लाई होगा उसका काम क्या चीज में होगा, वर्क डन करने में ही होगा। जो भी हीट सप्लाई होगा वो क्या काम करेगा, सिर्फ वर्क करेगा, ठीक है ना, एनर्जी अब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, रिटार्ड भी नहीं करेगा, बस उसका एनर्जी का काम क्या होगा, जो हीट सप्लाई हो रहा है उससे वर्क डन होगा। सो इन दिस केस, इन आइसोथर्मल केस, हीट supplied to the system is used in work done by the system। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग क्या जानते हैं, हीट जीरो होता है, ठीक है, हीट जीरो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, हीट जीरो हो गया डी यू प्लस डी डब्ल्यू। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस चेंज इन माइनस इंटरनल एनर्जी है। मतलब इस केस में हीट कोई सप्लाई ही नहीं किया गया है, तो जो भी वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी के द्वारा ही होगा, जो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी है उसी के जरिए उसका वर्क डन होगा। लेकिन उसके वजह से उसका इंटरनल एनर्जी क्या होते जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। सो क्या हो रहा, वर्क डन बाय द सिस्टम इज ड्यू टू द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन मतलब ही हम लोग जानते हैं जुड़ना, ठीक है। सो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ वेव इन अ मीडियम एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द वेव एट दैट पॉइंट। ठीक है, हो सकता है कि ये डेफिनेशन से नहीं समझ में आया, लेकिन हम लोग समझते हैं कि क्या है, कि कोई एक वेव है, ठीक है, कोई एक वेव है। अब दूसरा भी एक वेव है, यहाँ से दूसरा भी वेव है। अब ये इसका डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा वाला फर्स्ट वेव था, ये बड़ा वाला सेकेंड वेव था। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, वाई एक्सिस पर, अगर वाई लिख लिए तो y1 लिख सकते हैं, और फिर दूसरा वाला का क्या है, y2 लिख सकते हैं। अब ये दोनों मिला करके जो वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, दोनों डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई वेव यहाँ से गया यहाँ तक का, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 मीटर, 1 है, सपोज दैट 1 है, ठीक है। अब यहाँ से इधर से कोई वेव आ रहा है 0.5 का, 0.5 का, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये वेव और वेव दोनों मिल जा रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है 5, और 1 और 5 मिल करके क्या हो जा रहा है 1.5। यहाँ पर जो वेव बनेगा ना वो 1.5 डिस्प्लेसमेंट का बनेगा। तो इस तरह के सुपर पोजिशन ऑफ द वेव को हम लोग, वेव का जो इम्पोज होता है, ठीक है, दोनों मिल करके डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव। तो ये था सेट 2 का सेक्शन बी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी करेंगे और फिर इसी तरह से सेट 3 लास्ट सेट भी कर लेंगे। ओके।